मुसलमान और हिंदू हैं दो, मगर एक है उनका प्याला। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनका हाला। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। हरवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत समझेंगे दर्जात, है ना। दर्जात कौन था? इसके पूर्व हम लोगों ने 3 अन्य शासकों के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत देख रहे हैं कि मुगलों का पतन कैसे हुआ, उस पतन में क्या क्या गलतियां की गई वो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, किस कारण से मुगल पूरी तरीके से खत्म हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का साम्राज्य भारत में बढ़ता गया। इसी क्रम में हम लोगों ने अब तक पढ़ा बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान यानी 1707 से 1712 ईस्वी के शासनकाल के दौरान उसने अपने अच्छी और बुरी कुछ कार्यों के साथ, एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है, उनका नाम है सिडनी। सिडनी उसके बारे में लिखते हैं कि मुगल शासकों का अंतिम ऐसा शासक है बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में कुछ अच्छा लिखा और कहा जा सकता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी हद तक जो नीतियां थी, कई सारे उसके असफलता के कारण थे। जैसे उसकी बढ़ती हुई उम्र, वो 65 वर्षीय था और 65 वर्षीय, मैं ये नहीं कहता कि 65 वर्ष के व्यक्ति नकारे होते हैं, लेकिन जो आज जैसी स्थिति नहीं, आप मैं दिमागी तौर पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इस तरह से अन्य डिसीजन से, अब मान लीजिए कि वर्तमान समय में भारत पर कश्मीर में अटैक हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ठीक ठाक से एक्शन लेने के मूड में हैं। अब वो लगभग 75 साल के हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 75 या 65 साल का व्यक्ति कोई कठोर निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन थोड़ी जो चहलकदमी है, जो निर्णय लेने की अन्य कुछ बातें हैं, वह थोड़ा सा तो मैटर करती ही है। उसी क्रम में उसके असफलता के प्रति कुछ उसकी उम्र भी कारण रहा है। और उसके फिर बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया। उसके पुत्रों में फिर उसका पुत्र जहांदार शाह ने अपने 3 भाइयों की हत्या करके वह शासन करने लग गया। फिर जहांदार शाह की हत्या उसका भतीजा यानी अजीमुशान का लड़का फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की सहायता से करके वापस से वह सत्ता में बैठ गया। फर्रुखशियर के बाद अब फर्रुखशियर की जो किसने हत्या करी? रफीउद्दर्जात ने। रफीउद्दर्जात का जो शासनकाल है 28 फरवरी से 14 जून 1719 तक, यानी कि 3 महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 14 जून को, ये मतलब कि ये कहिए कि सबसे कम समय तक अगर किसी शासक में सबसे छोटा कार्यकाल किसी शासक का रहा तो इन भाई साहब का रहा, रफीउद्दर्जात का। तो रफीउद्दर्जात कौन था? यह जो है रफीउशान का पुत्र था। रफीउशान कौन था? रफीउशान जो है, रफीउशान इसका बहादुर शाह प्रथम का पुत्र था, है ना। और ये इसका नाती हो गया, पौत्र हो गया। ठीक है, सैयद बंधुओं ने रफीउशान के पुत्र रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बैठा दिया। दर्जात का जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए उसने अपने भाई रफीउद्दौला को जो है गद्दी पर बैठाने के लिए सैयद बंधुओं से आग्रह किया और सैयद बंधुओं ने रफीउद्दौला को शासन पर बैठा दिया। और 14 जून 1719 ईस्वी को उसकी मतलब रफीउद्दर्जात की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका भाई, ये यहाँ पे आप देख लीजिए कि 3 माह 4 दिन दर्जात और 3 माह 12 दिन रफीउद्दौला का शासक रहा। मतलब ये कहिए कि सबसे छोटा अगर कोई कार्यकाल वाला मुगल शासक रहा है तो कौन रहा? रफीउद्दर्जात।
ठीक है। और रफीउद्दर्जात का जो है सबसे कम शासनकाल रहा है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा कौन है? रफीउद्दौला, 3 माह 12 दिन। तो 3 माह 4 दिन उसका भाई, ये दोनों भाई हैं, रफीउद्दर्जात रफीउद्दौला दोनों भाई हैं। और दो पहले का जो है सबसे कम, यानी रफीउद्दर्जात ऐसा एक शासक, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुगल शासकों में सबसे कम समय तक किसने शासन किया? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सबसे कम जो शासनकाल रहा है वह रहा है रफीउद्दर्जात का, उसके बाद रफीउद्दौला का। तो कितने दिन रहा है? रफीउद्दर्जात का 3 माह 4 दिन और रफीउद्दौला का 3 माह 12 दिन, ठीक है। सैयद बंधु ने रफीउद्दौला को हटाकर, अब फिर जब इसके बाद रफीउद्दौला को भी हटा दिया, रफीउद्दौला को हटाकर किसको रख दिया? बहादुर शाह के प्रथम के सबसे छोटे पुत्र खुजिस्ता अख्तर जहां के पुत्र, खुजिस्ता अख्तर, खुजिस्ता अख्तर, जावेद अख्तर के फैमिली वाले नहीं है ये, उनसे मत जोड़िए, बहुत महान है वो, सचमुच बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन राइटर है। तो खुजिस्ता अख्तर जहां के पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह आलम, तो रोशन अख्तर जो थे कौन थे? खुजिस्ता अख्तर के पुत्र थे, है ना। खुजिस्ता अख्तर के पुत्र था और रोशन अख्तर उसका नाम था। रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह आलम की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा, ठीक है। ठीक, अब मोहम्मद शाह आलम के बारे में, इसका शासनकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। इसने कार्य क्या क्या किया अब वो हम लोग समझ लेते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, और रफीउद्दौला को भी फिर हटा दिया सैयद बनुओं ने, फिर कौन आ गया? मोहम्मद शाह आलम। इसका जो शासनकाल था 30 वर्ष इसने शासन किया, 30 वर्ष तक यह जो है मुगलिया सल्तनत का बादशाह बना रहा। और इसने पहला काम क्या किया? सैयद बनुओं का अंत कर दिया कि यार तुम लोग ना बड़ी बदमाशी कर रहे हो, बहुत किंग मेकर की भूमिका में तुम लोग काम कर रहे हो, अब हम तुमको बताते हैं, है ना। फिर इसने जो है सैयद बनुओं की हत्या कर दी। क्या कर दिया इसने? सैयद बनुओं की हत्या कर दी। सैयद बनुओं की हत्या करने के पश्चात इसने थोड़ा सा, इसमें कमियां ये थी कि अब जिस समय में अपने क्रिटिकल दौर से गुजर रहा था, मतलब मुश्किल दौर से गुजर रहा था मुगलिया सल्तनत, उस दौर में ये भाई साहब, हालांकि अब अपना अपना दृष्टिकोण है, तो ये भाई साहब क्या कर रहे थे? ये विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे। विलासितापूर्ण में क्या करते थे? गीत संगीत नृत्य, इन सब चीजों में इनका ज्यादा, मतलब नृत्य वगैरह कुछ ज्यादा ही देखते थे ये, और सांस्कृतिक अभिरुचियों के कारण इन्हें, तो इस तरह की विलासितापूर्ण जीवन जीने के कारण इन्हें जो है रंगीला कहते हैं। रंगीला, अहो रंगीला चचा, रंगीला, रमीला नहीं रंगीला, रंगीला है ये रंगीला हो गए। काहे रंगीला हो गए भाई? रंगीला इसलिए हो गए कि ये जो है खूब मस्ती करते थे, खूब विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। गाने नाचने वालों के साथ इनका कुछ ज्यादा ही अच्छा संबंध था, तो इसलिए जिन्हें ये लगता था कि भाई ये जिम्मेदारियों का वक्त है, तो थोड़ा इनके अगेंस्ट हो गए और इनको जो है रंगीला कह दिया गया, है ना। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये रंगीला कपड़ा पहनते थे, बहुत जो है टंच वाले कपड़े पहनते थे, है ना, तो इसलिए जो है इनको रंगीला कह दिया गया। बहुत सारे कारण है, खैर। और इनकी कुछ स्थितियां ऐसी हो गई इन्हीं के शासनकाल में, यानी कि 1739 के बाद, 1739 में करनाल का युद्ध हो गया। करनाल का युद्ध किसके किसके बीच में? नादिर शाह कौन था? ईरान का था, ईरान का शासक था, ईरान का नेपोलियन उसे कहा जाता था। वह ईरान से आया और 1739 में युद्ध हुआ इनके और किसके बीच में? नादिर शाह के बीच में। कहाँ हुआ? करनाल का है हरियाणा में, ठीक है। ईरान का नेपोलियन उसे कहा जाता है। किससे कहा जाता है? नादिर शाह को। नादिर शाह के बारे में हम अलग से एक चैप्टर लेंगे, है ना, जिसमें मुगल सेना पूरी तरह से पराजित हुई, मुगलों के पूरी तरीके से मुगल पराजित हुए। और थोड़ा सा हम लोग इसके आने का क्रम पढ़ लेते हैं, ये नादिर शाह कैसे कैसे आया।
इसका जो अभियान था, उस अभियान का नाम था हिंदुस्तान का अभियान। क्या नाम था? हिंदुस्तान का अभियान, है ना। 1738 ईस्वी में इसने प्रारंभ किया। सबसे पहले कांधार आया। कहाँ आया? कांधार। कांधार इसने अपना इस रुकने का प्रमुख केंद्र बनाया। कुछ दिन रुका, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्व करने के पश्चात कांधार से कहाँ आया? गजनी आया। गजनी, गजनी आया। गजनी से कहाँ आया? काबुल आया। काबुल से कहाँ आया? पेशावर आया। पेशावर से कहाँ आया? लाहौर आया। 1739 में लाहौर आता है। लाहौर से इसने थोड़ा और गहन अध्ययन किया, थोड़ा समझा समझा। समझने के बाद इसने सरहिंद, सरहिंद आया। सरहिंद से अंबाला। अंबाला कहाँ है? अंबाला का हरियाणा में, ठीक है। और अंबाला से अजीमाबाद। अजीमाबाद से फिर आ गया कहाँ? करनाल। करनाल में आके कि इससे मुलाकात होती है मोहम्मद शाह आलम से। मोहम्मद शाह आलम से इसका युद्ध होता है। मोहम्मद शाह आलम पूरी तरीके से पराजित होते हैं, है ना, पराजित हो जाता है। उसके बाद जो है, अब जैसे ही इसको नादिर शाह हराता है, जो भारत के अन्य राज्य थे जो मुगलों की अधीनता को स्वीकार किए हुए थे, उन्होंने इसकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया और स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे। एक चीज बड़ा स्पष्ट है कि जब सेंटर में जो राजा होता है, अगर वह कमजोर है, तो बाकी के जो उसके सामंत हैं, यानी जो स्टेट वाइज जो सरकारें हैं, वह अपने हिसाब से व्यवहार करने लग जाती हैं। चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, कोई तंत्र क्यों ना हो, अगर जो है सरकार थोड़ा सा निर्णय लेने में कमजोर है। इसी तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में जो घर का मालिक है, जो आपके परिवार का मालिक है, वह लिबरल तो नहीं कह सकता, लिबरल होना खराब नहीं है, लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता उसकी अगर ठीक ठाक नहीं है, तो उसके परिवार की स्थिति एक बिखरे हुए राज्य की तरह हो जाती है। इसलिए बहुत क्लियर कट होना चाहिए कि जो आपका हेड हो, आपका जो प्रमुख हो, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ठीक ठाक होनी चाहिए और वह अपने अच्छे और बुरे का ठीक ठीक पहचान कर सके। खैर, उसके जैसे ही वो हार गया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? स्वतंत्र राज्य, जैसे कि हैदराबाद, हैदराबाद की जो है नींव पड़ गई। हैदराबाद जो है इसी जब करनाल युद्ध के बाद ही 1747 में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की नींव रखी और अवध, अवध की नींव रखी सआदत खान ने। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र राज्य की तरह व्यवहार करने लगे। अब राजपूताना भी, यानी राजस्थान के राजपूत भी स्वतंत्र स्वतंत्र व्यवहार करने लग गए। ये सारी घटनाएं लगभग 1747 के बाद घट रही थी। अच्छा, तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था ये कौन? ठीक है, नादिर शाह। नादिर शाह, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद फिर कौन आ जाता है? अहमद शाह। अहमद शाह, अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह आता है। अहमद शाह का जो शासनकाल है, मोहम्मद शाह कब से कब तक है? 1719 से 1748 तक। तो 1748 तक यानी कि 30 वर्ष के लगभग इसका शासनकाल रहता है। इसको फिर वापस जाते हुए इसको कुछ दे दिया जिम्मेदारियां। फिर 1748 से 1754 तक का जो शासनकाल है, अहमद शाह का शासनकाल है। अहमद शाह, अहमद शाह जो है, क्यों याद रखें अहमद शाह को? अहमद शाह ने सआदत खां को वजीर बनाया। कौन, किसको वजीर बनाया? सआदत खां को। सआदत खां कौन था? अवध, अवध की स्थापना करने वाला जो शासक था, अवध का सूबेदार था सआदत खां को। जबकि अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह का अब्दाली का जो शासन था, वो किस वो जो है, इसे अहमद शाह अब्दाली जो है, दुर्र दुर्रानी, पूरब का मोती इसे कहा जाता है, ठीक है। यह जो है, यह जो है, यह इसके शासनकाल में आता है। अहमद शाह अब्दाली के 7 बार, इसके बारे में हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे। इसको इतना जानिए कि अहमद शाह अब्दाली और अहमद शाह के बीच में युद्ध होता है, झगड़ आते हैं ये लोग। तो इमाद उल मुल्क को इसने, मतलब इसने अहमद शाह ने सआदत खां को वजीर बनाया, जबकि अहमद शाह अब्दाली इसको पराजित करके इमाद उल मुल्क को वजीर बना दिया। अब नजीमुद्दौला को मीरबख्शी का पद दे दिया, मतलब नजीमुद्दौला जो थे उनको मीरबख्शी बनाया और इमाद उल मुल्क को क्या बना दिया? वजीर बना दिया।
अब इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को कैद अंधा कर दिया, मतलब कैद करके जेल में डाल के अंधा कर दिया, और जहांदार के पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बैठाया। यही इमाद उल मुल्क खुद नहीं बैठा, आलमगीर सेकंड को, कौन था वो, जहांदार शाह, जहांदार शाह का पुत्र था कौन, आलमगीर सेकंड, उसको कहां पे बैठाया, गद्दी पर बैठा दिया। क्यों बैठा दिया, अब क्योंकि इसको उसको अंधा करके जेल में डाल दिया। उसके बाद जो है आलमगीर का जो प्रारंभिक नाम है उसका नाम है अजीजुद्दीन। आलमगीर सेकंड के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के बारे में हम लोग जो बंगाल के शासकों के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पढ़ेंगे। आलमगीर सेकंड के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ। इसका कार्यकाल जो है 1754 से 1748 तक था। एक तो 1748 और जो शाह आलम सेकंड था 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। तो एक साल का जो गैप है उसके बीच में कौन था, उसके बीच में जो है 1748 ईस्वी में आलमगीर की मृत्यु के पश्चात, आलमगीर की मृत्यु के बाद, आलमगीर सेकंड की मृत्यु के बाद काम्बक्स के पुत्र मुहीउल मिल्लार को शाहजहां थर्ड के नाम से गद्दी पर बैठा दिया, और बस गद्दी पर बैठा ही दिया, कुछ कर नहीं पाए वो। फिर उसके बाद एक साल तक वह शासन संभालता है और 1759 ईस्वी में आ जाता है कौन, शाह आलम एहो राजा चिरई, तो कौने खोथवा में लुकैलू एहो राजा चिरई। ठीक है, तो ये एहो राजा चिरई हो गए और शाह आलम सेकंड आ जाता है। इसका कार्यकाल कब है, 1759 से 1806 ईस्वी तक। इसका असली नाम क्या है, यानी इसका बचपन का नाम क्या था, अली गौहर। क्या नाम था, अली गौहर। इसका वास्तविक नाम क्या था, अली गौहर। पानीपत का जो थर्ड युद्ध था 1761 ईस्वी में लड़ा गया, और किसके शासनकाल में हुआ, शाह आलम सेकंड के शासनकाल में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ बताइए, मुगलों और मराठों के बीच। ठीक है, अंग्रेजों को इसने संरक्षण दिया, क्या दिया, अंग्रेजों के संरक्षण में रहा ये, अंग्रेजों का संरक्षण में रहा ये। बक्सर का युद्ध इसके शासनकाल में हुआ। तो प्लासी का युद्ध किसके काल में, आलमगीर सेकंड के शासनकाल में, और शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर, आरा हिले बक्सर हिले, पटना हिले। और इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई। ठीक है, यह भी इसी के शासनकाल में हुई। फिर 1772 ईस्वी में मराठों के सहयोग, खासकर महादजी सिंधिया के सहयोग से यह दिल्ली आ गया। कौन दिल्ली आ गया, शाह आलम द्वितीय दिल्ली आ गया, दिल्ली पे शासन करने लग गया। ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए कि इलाहाबाद की संधि के बाद जो है अंग्रेजों के संरक्षण में यह जो है 1772 ईस्वी तक रहता है, और 1772 ईस्वी तक इसे पेंशन मिलती रहती है अंग्रेजों की तरफ से। इसके जीवन जो है अंग्रेजों के द्वारा दी गई पेंशन से चल रहा था। और इलाहाबाद की संधि के समय जो है अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि का परिणाम यह था कि इसे पेंशन मिलेगी और अंग्रेजों के संरक्षण में ये रहेगा। लेकिन 1772 ईस्वी में मराठा के शासक जो थे महादजी सिंधिया, उनके सहयोग से यह दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद जो है यह एक शासक की तरह, एक बादशाह की तरह दिल्ली में रहने लग गया। लेकिन 1803 ईस्वी में घटना घट जाती है। वह घटना यह घट जाती है कि महादजी सिंधिया को जनरल लेक ने हरा दिया, और इस पराजय के पश्चात दिल्ली पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस प्रकार से इस सदमे को शाह आलम द्वितीय सहन नहीं कर पाया। इसके पश्चात 1806 ईस्वी में ही उसकी मृत्यु हो गई। एक बार इसे हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फिर से रफीउद्दर्जात सैयद बंधुओं की सहायता से
दिल्ली की सत्ता पर बैठा रफीउद्दर्जात। रफीउद्दर्जात कौन था? रफीउद्दर्जात जो है रफीउल शान का पुत्र था। दर्जात के खराब स्वास्थ्य के कारण उसने अपने भाई रफीउद्दौला को शासक बनाने के लिए सैयद बंधुओं से निवेदन किया और कुछ दिन के बाद यानी 14 जून 1719 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके भाई रफीउद्दौला को शासक बना दिया गया। रफीउद्दौला का जो शासनकाल था, इसका शासनकाल 3 महीने 4 दिन था। रफीउद्दौला का शासनकाल 3 महीने 12 दिन था। इस तरीके से बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे पुत्र कुजिस्ता अख्तर जहां की पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह आलम की उपाधि के साथ दिल्ली की सत्ता पे बैठा दिया जाता है। इसके पश्चात आप देखिएगा शाह मोहम्मद शाह आलम के नाम से 1719 से 1748 यानी 30 वर्षों तक शासन करता है मोहम्मद शाह आलम। इसके जो प्रमुख कार्य थे, इसमें सबसे पहले आते ही क्या किया? सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। मतलब जिसने इसको ये समझ चुका था कि यार ये बहुतों के साथ खेल कर रहा है, ये बनाता तो है राजा, फिर उसकी हत्या करके फिर किसी और को, है ना, जब तक उसे माल देते रहिए तब तक राजा बनाता रहता है। सैयद बंधुओं की हत्या कर दिया इसने। विलासितापूर्ण संगीत एवं नृत्य सांस्कृतिक विषयों में रुचियों के कारण इसे रंगीला कहा जाने लगा। स्वतंत्र राज्यों का उदय कैसे हुआ? क्योंकि ईरान का जो शासक नादिर शाह था उसने करनाल युद्ध में इसको पूरी तरीके से पराजित कर दिया। उस पराजय के पश्चात हैदराबाद की नींव निजाम उल मुल्क ने रखा। अवध का सूबेदार सादत खां और बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र हो गए तथा अब राजपूताना भी स्वतंत्र हो गए। ये सारी घटनाओं के पश्चात 1747 के बाद घट रही हैं। तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था यह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। और उसके बाद फिर इसका जो आने का क्रम है, तो इसने जो अभियान चलाया था उसे हिंदुस्तान का अभियान कहा जाता है। 1738 से कंधार से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। गजनी आता है, फिर काबुल आता है, फिर पेशावर आता है, फिर लाहौर आता है, फिर सरहिंद से अम्बाला, अम्बाला से अजीमाबाद, अजीमाबाद से करनाल, करनाल आके शाह आलम सेकंड को, मोहम्मद शाह आलम को धड़ाधड़ पिटाई करता है और उसे पराजित कर देता है। अच्छा, जजिया कर को अंतिम रूप से जो किसी ने खत्म किया, तो किसने खत्म किया? मोहम्मद शाह आलम ने अंतिम रूप से खत्म करने वाला जजिया को कौन सा शासक है? मोहम्मद शाह आलम। अब जो है भारत में कोई जजिया कर नहीं लगा रहा है, तो वह कौन खत्म किया? मोहम्मद शाह आलम। ठीक है। मोहम्मद शाह आलम की मृत्यु के पश्चात अहमद शाह आता है। इसका शासनकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक था। मोहम्मद शाह ने सादत खां को अपना वजीर बनाया, किंतु अहमद शाह अब्दाली इसी के शासनकाल में आक्रमण करके इसको पराजित कर देता है। पराजित करने के पश्चात इसने इमाद उल मुल्क वजीर बना दिया, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। और नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी बनाया। इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह को अंधा करके जेल में डाल दिया और जहांदार के पुत्र आलमगीर सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया। आलमगीर सेकंड के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ और इसका कार्यकाल, ये सारी बातें आप याद रखना, इसका कार्यकाल 1754 से 1758 ईस्वी तक यानी 4 साल तक था। आलमगीर सेकंड 1748 में आलमगीर सेकंड की मृत्यु के पश्चात, आलमगीर सेकंड नहीं, इसको ध्यान रखना है, अहमद शाह 1754 में अहमद शाह की मृत्यु के बाद काबक्स के पुत्र मुही-उल मिल्लार को शाहजहां थर्ड के नाम से गद्दी पर बैठाया गया, है ना। शाहजहां थर्ड 1 साल शासन करता है। उसके बाद जो है शाह आलम सेकंड आ जाता है और उसने जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया। इसका वास्तविक नाम, शाह आलम सेकंड का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। और इसके शासनकाल में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ मराठों और मुगलों के मध्य। फिर
इसके ही शासनकाल में बक्सर के 1764 में हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हो गई। 1764-65 में इलाहाबाद की संधि का परिणाम रहा कि अंग्रेजों के संरक्षण में और उनके द्वारा दी गई पेंशन के हिसाब से अब इनको जीवन जीना होगा, है ना। और यह जो संधि हुई थी अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी। फिर 1772 तक जो है यह अंग्रेजों के अधीन रहा, लेकिन 1772 के बाद महादजी सिंधिया जो मराठा शासक थे उनके सहयोग से यह दिल्ली वापस आ जाता है, दिल्ली में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। लेकिन जनरल लेक ने 1803 ईस्वी में महादजी सिंधिया को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली को अपने अधीन रख लिया। और इस अधीनता के पश्चात 3 साल तक जो है यह दिल्ली में भी अंग्रेजों का अधीन रहा और इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और अंत में 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकंड की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इनका खेल खत्म हो जाता है। तो अब तक हम लोगों ने मुगल शासकों के अंतर्गत किसको, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख शियर, रफीउद्दर्जा, शाह आलम, है ना, शाह आलम, फिर मोहम्मद शाह आलम, अहमद शाह और शाह आलम सेकंड, इन इतने सारे शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो प्रमुख रूप से है हम लोग पढ़ेंगे अकबर सेकंड और बहादुर शाह प्रथम, अंतिम ये दो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग नादिर शाह के बारे में पढ़ेंगे, अहमद शाह अब्दाली के बारे में पढ़ के ये मुगलिया सल्तनत का पूरी तरीके से पतन करके हम लोग फिर खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।